नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्यार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय क्रिया। इसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। पाठ संख्या 20। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रस्तुत चित्र में, इस चित्र में एक किसान है जो फसल काटने का कार्य कर रहा है। एक कौआ जो कि किसी के घर से उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके मुँह में रोटी है, यानी रोटी ले गया है। एक लड़की जो कि अच्छी सी सुंदर सी चित्रकला कर रही है, ड्राइंग कर रही है, चित्र बना रही है, चित्र बनाने का कार्य वो कर रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि लड़की चित्र बनाती है। अगला चित्र देखो, नाना जी बहुत बीमार लग रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि बीमार हो गए हैं। वर्षा हो रही है, मगरमच्छ तालाब में तैरते हुए दिख रहे हैं, तो इस तालाब में मगरमच्छ है। तो यहाँ पर होने की क्रिया हो रही है और ये काम किए जा रहे हैं। जैसे फसल काटना, रोटी ले जाना, चित्र बनाना, तो ये काम हम करते हैं। तो किसी काम का करना यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ इस चित्र में किसी काम का होना, जैसे बीमार होना, बारिश का होना, मगरमच्छ पानी में हो जाना, तो ये क्या है? होना कहलाता है। स्वाभाविक रूप से कोई क्रिया प्राकृतिक रूप से होती है, जिसको किया नहीं जाता, अपने आप से होती है, तो हम उसको भी इसके अंतर्गत लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो रंगीन शब्द है, काट रहा है, ले गया, बनाती है, तो ये शब्द किसी क्रिया के कार्य को करने का बोध करा रहे हैं। और लास्ट नीचे वाले जो उदाहरण देख रहे हो, इसमें ये होने का बोध करा रहे हैं। कह सकते हैं कि किसी काम का करना या होना, वही सभी क्या है? क्रिया कहलाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि जिन शब्दों से किसी कार्य को करने या किसी प्रक्रिया में अथवा स्थिति में होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के महत्वपूर्ण अंग वाक्य के अनुसार भी हम देख सकते हैं। तो क्रिया के बिना वाक्य, जो भी वाक्य होगा उसमें आप देखते हैं क्रिया का होना निश्चित होता है। तो क्रिया के बिना वो वाक्य अधूरा कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया की भूमिका वाक्य के अंदर एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखी जाती है। और वैसे ही क्रिया को हम धातु के रूप में भी देख सकते हैं। तो क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप में होता है वही धातु है। जिस रूप में भी वो क्रिया होगी, जैसे पढ़ना हो गई या पढ़, तो उसका मूल धातु, मूल रूप जो है वो पढ़ से ही है। लिखना हो जाए या लिखवाना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो लेकिन मूल रूप उसका लिख ही होगा। तो हम इसमें कोई भी धातु हो, कोई भी क्रिया हो, कोई भी वर्ब हो, तो उसके पीछे अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे अगर लिख के पीछे आ प्रत्यय जोड़ा तो बन गया लिखा, है ना। तो ये रूप चेंज हुआ है इसका, लेकिन मूल धातु जो है वो लिख ही है। तो वो सब में समान रूप से होगी, लेकिन प्रत्यय लगाकर हम उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आ जोड़ दिया तो लिखा बन गया, ता जोड़ दिया तो लिखता बन गया, और ए जोड़ दिया तो लिखिए बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रत्यय जोड़कर थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप वो उसका एक ही रहेगा। अगर ना जोड़ दे तो लिखना बन जाएगा। जैसे यहाँ पर और भी धातु बताइए, जैसे चल, पढ़, दौड़, आ, ले, जा, तो इनमें अगर हम ना जोड़ दे तो बन जाएगा चलना, पढ़ना, दौड़ना, आना, लेना, जाना। तो ये इसमें ना प्रत्यय जोड़ने से बना है। और जब कभी भी हम तू सर्वनाम का प्रयोग इसके साथ में जोड़ देते हैं तो ये आज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब सर्वनाम जो तू वर्ड है, तू सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, वो आगे ही जोड़ेंगे, यानी धातु के आगे जोड़ेंगे। तो तू पढ़, तू जा, तू आ, तो हम ये इसका अर्थ क्या बोध करा रहा है? ये अर्थ बताता है कि कोई किसी को आज्ञा दे रहा है ना, उसको बता रहा है कि आप ये काम करो, आज्ञा देने का काम हो रहा है। इसीलिए हम तू सर्वनाम का प्रयोग आज्ञार्थक रूप में करेंगे। अब धातु तो आप समझ गए कि वर्ब को ही धातु कहते हैं। उसका मूल रूप होता है, यानी रूढ़ रूप होता है, वही सामान्य रूप कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया खा, पी, सो, पढ़, उसमें ना जोड़ दे तो बन जाएगा खाना, पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, इस तरह से। तो ये सब क्या है? सामान्य रूप। और व्युत्पन्न रूप, व्युत्पन्न रूप में हम उसमें जैसे किसी के काम को करवाया जाता है, वो काम जो किसी और से करवाया जाता है, और उसमें भी हम प्रत्यय जोड़ देंगे इसी के मूल रूप में। तो आना जोड़ देंगे, है ना, आना प्रत्यय, जैसे पी है या पीना है वर्ड, तो इसमें हम अगर वाना जोड़ दे या आना जोड़ दे तो पिलाना बन जाएगा, पिलवाना बन जाएगा। कर से बन जाएगा करना, करवाना, ठीक है, कराना। तो ये दो वर्ड जो आप देख रहे हो, आना और वाना, ये इन प्रत्यय से जोड़कर बनेगा। तो ये वर्ड है व्युत्पन्न धातु। क्या नाम है इसका? व्युत्पन्न धातु, जिसमें आना और वाना प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो मूल अकर्मक है, यानी मूल कहने का मतलब जो रूट होता है, जो ओरिजिनल रूप में होता है, वो मूल होता है। और व्युत्पन्न जो बनकर आता है, उसमें प्रत्यय जोड़कर और कुछ निकाल कर हम उसमें चेंज करते हैं, तो वो उसका व्युत्पन्न रूप बन जाएगा। तो मूल जो होगा वो अकर्मक अगर उसमें है, उसमें कोई कर्म नहीं है, जैसे उड़ना, उसमें कोई कर्म नहीं है, उठना, उसमें कोई कर्म नहीं है। अब उड़ाना जब कर्म आ जाएगा कि कोई उसको उड़ा रहा है, तो वो पर्सन यहाँ पर कर्म का कार्य करेगा। जैसे काटना, काटना तो उसमें कोई कर्म नहीं है, कर्म मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधा सीधा काम हो रहा है काटने का। लेकिन अगर हम इसमें, जैसे हम देखते हैं इसमें कि अगर हम इसमें आना जोड़ते हैं, ये देखो काट, काट कोई कार्य है, किसी को काटा जा रहा है। अब काट में हमने अगर आना जोड़ दिया, आना या वाना जोड़ दिया, तो बन जाएगा कटवाना, ठीक है, या कटाना। क्या बन जाएगा? कटाना या कटवाना, ठीक है। ये जो वर्ड देख रहे हो, ये आना और वाना जोड़कर बना है। अब इनके अर्थ में क्या परिवर्तन होगा कि ये कोई काम, कोई पर्सन किसी से करवा रहा है, यानी कोई काम, कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति से ये काम करवा रहा है, ठीक है। तो वो जो दूसरों से काम करवा रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है। तो उस वर्ड में आप देखोगे कि ये कर्म के साथ में प्रयोग होगा, यानी सकर्मक के रूप में। और काट अकेला है तो इसमें कोई कर्म नहीं है, ये अकर्मक बन जाएगा। थोड़ा सा इसको अर्थ में देखना, जैसे यहाँ देखो उठाना लिखा है, उठाना इसमें क्रिया है मूल रूप में, और उठ है, और कर्म के अनुसार हम कह सकते हैं कि कोई किसी को उठा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट भी है, उठाने का कार्य हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये सकर्मक में आ जाएगा। लेकिन अगर अकर्मक में बनाए तो उठना सीधा सीधा निकल आएगा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं, अपने आप से उठा है, किसी की सहायता नहीं, किसी और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक है।
सीधे सीधे तौर पे इसको यही समझना है कि जो काम अपने आप से हो रहा है वो क्या है, अपने आप से हो रहा है वो अकर्मक है, और कोई और उसके रूप में कर्म के रूप में वो काम करवा रहा है तो वो उसका हो जाएगा सकर्मक। फिर आते हैं नाम धातु रूप, सामान्य रूप, व्युत्पन्न रूप और नाम धातु रूप। नाम धातु रूप नाम से पता है जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द के साथ इन धातुओं में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। यानी जब हम इनमें प्रत्यय को जोड़ देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना विशेषण करवाते समय, विशेषण चैप्टर, या संज्ञा सर्वनाम के साथ कोई शब्द है संज्ञा, उसको विशेषण कैसे बनाओगे, उसमें प्रत्यय जोड़कर, क्या जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर बनाएंगे, तो वही क्या है, वही नाम धातु कहलाएगी। जैसे लालच संज्ञा है तो हम प्रत्यय जोड़ देते हैं आना, ललचाना बन जाएगा, है ना। शर्म से बन जाएगा शर्माना, आना जोड़ने से, तो ये उसका विशेषण रूप बन जाएगा, क्या जोड़ने से, प्रत्यय जोड़ने से। तो संज्ञा में प्रत्यय जोड़ने से विशेषण से भी बन सकता है और सर्वनाम से भी बन सकता है। विशेषण जैसे चिकना कोई चीज़ है तो उसका विशेष रूप क्या है, चिकनाना, गरम से गरमाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, साँट से सटियाना, दोहरा से दोहराना, तो ये इस विशेषण गुण का विशेषता बताएगा, यानी उसके भी ये भाव रूप में आ जाएगा दोहराना। ठीक है, तो विशेषण से भी हमने इसके धातु को बनाया है। सर्वनाम से कैसे बनाओगे, आना जोड़ दो, यानी अपना, अपनाना, तो ये इसका भी धातु रूप क्या है, नाम धातु कहलाएगा। नाम धातु समझ आइए कि जहाँ संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने हुए होते हैं। और मिश्र धातु जब संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद में कोई प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो मिश्र धातु में हो जाएगा। जैसे करना, होना, देना, नाना करके भी हम बना सकते हैं। दो धातुएं भी इसमें संयोग से जुड़ी हुई होती है, जैसे काम करना, काम भी क्रिया है, करना भी क्रिया है, काम होना, काम भी क्रिया है, होना भी क्रिया है, दर्शन करना, दर्शन भी क्रिया है और करना भी क्रिया है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि संयोग से जो धातुएं बनती हैं दो अलग अलग संज्ञा या विशेषण से, या क्रिया विशेषण और विशेषण से, तो दो इन रूप को संयोग करेंगे तब ये मिश्र धातु बन जाएगी। अनुकरणात्मक धातु, अनुकरणात्मक जिसमें हम किसी ध्वनि का, मतलब किसी आवाज़ का बोध करते हैं, किसी आवाज़ की पहचान से करते हैं। जैसे टन टन, टन टन से टन टनाटन, टन टना का आवाज़ आती है। हिन हिन से किसकी आवाज़ आती है, हिन हिनाना। तो हमें जैसे कोई खटखटा रहा है तो खटखटाने की आवाज़ आ रही है, खट खट, तो आवाज़ तो खटखट है लेकिन उसको हम अनुकरण क्या करेंगे, खटखटाना। झंझन की आवाज़ आती है तो कोई ना कोई उसको झंझना रहा है, इस तरह से हम उसका क्या करेंगे, धातु रूप बना देंगे, क्या जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, अब आता है मुख्य रूप से क्रिया के भेद। क्रिया के दो आधार पर क्रिया के भेदों को बांटा गया है। एक है कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर, या कह दो प्रयोग के आधार पर। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रिया को बताएंगे, ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार क्रिया को बताएंगे कि वो सकर्मक है या अकर्मक क्रिया है। तो कर्म के आधार पर भी दो क्रिया हो गई, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो पहले इसी को देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म का बोध नहीं हो, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा हो, तो वह अकर्मक है। और सकर्मक जहाँ पर ऑब्जेक्ट हो वह सकर्मक है। तो सीधे तौर पे कहेंगे कि जब सेंटेंस देखोगे तो उसमें क्रिया का प्रयोग जब कर्म की आवश्यकता से नहीं हो रहा हो तो वह उसमें क्रिया का प्रभाव का जो फल है, परिणाम, वो सीधे कर्ता पर पड़ेगा। जैसे चोर भाग गया, भागने का काम हो रहा है, भागना क्रिया है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सीधा सीधा बताया जरा, भागने का काम कौन कर रहा है, चोर कर रहा है। चोर कौन है, कर्ता। तो क्रिया का प्रभाव जब कर्ता पर सीधे सीधे पड़ जाए तो अकर्मक है। अगर कर्ता पर न पड़ के कर्म पे पड़े तो सकर्मक है। कर्ता पे न पड़ के कर्म पे पड़े तो सकर्मक है। जैसे जोकर के कर्तव्य देखकर बच्चे हंसने लगे। कौन हंसने लगे, बच्चे हंसने लगे। तो हंसने का काम बच्चे कर रहे हैं, क्या देखकर, जोकर को देखकर। नेक्स्ट वाक्य देखो, सोहन अभी तक सो रहा है। कौन सो रहा है, सोहन सो रहा है। तो क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं पड़ रहा, इसीलिए ये अकर्मक है। और जहां पर कर्म पर पड़ जाए तो वो सकर्मक बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी अकर्मक के दो और प्रकार बताए हैं और अंदर गहराई में दिए। अभी अकर्मक को ही पढ़ रहे हैं, इसके भी दो टाइप्स बताए हैं। एक है पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया जिसमें कोई काम पूरी रूप से हो जाता है, यानी जो काम हो रहा है, चल रहा है, जिसमें गति हो रही है, जो रनिंग में चल रहा है वर्क, वो काम पूर्ण रूप से हो रहा है। तो इस चीज़ का बोध हो जाए तो वह बन जाएगा पूर्ण अकर्मक। और जिसमें देखो उदाहरण दिया है, बच्चा रो रहा है, तो रोने की क्रिया हो रही है ना, तो ये है जाएगी पूर्ण अकर्मक। इसमें कोई कर्म है ही नहीं, बच्चा क्रिया करता ही है। फूल खिल गया है, फूल पूरी तरह से खिल गया है, लेकिन इसमें कोई कर्म नहीं है। खिलने का काम फूल का हो रहा है तो कर्ता के रूप में फूल है, कर्म तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे ये पूर्ण अकर्मक क्रिया की अवस्था हो जाएगी। और इसी का एक और उदाहरण देखो कि जब कर्ता की स्थिति या अवस्था का पता चले कि क्रिया में कर्ता कैसे है। यहाँ पर आपने देखा ये कर्ता के रूप में हुआ है। अब इसमें देखिए गणेश पैदल जा रहा है। कौन जा रहा है, गणेश। कैसे जा रहा है, पैदल जा रहा है। तो यहाँ से आपको स्थिति पता चलेगी कि जाने की स्थिति कैसी है, पैदल। बत्तखें पानी में तैर रही है, बत्तखें तैर रही है, लेकिन कहाँ पर, पानी में। तो ये स्थिति है उसकी पानी के अंदर की। पक्षी उड़ रहे हैं, अगर यहाँ लिखे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो आकाश वहाँ पर उसकी स्थिति को बताएगा, अवस्था को बताएगा। तो ये सभी क्या है, ये भी पूर्ण अकर्मक क्रिया में ही आएगा। इन वाक्यों में क्रिया की कर्ता जो है वो गतिशील स्थिति में है, यानी वो रनिंग में काम चल रहा है, तो ये गति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया ही होगी। आना जाना, दौड़ना, भागना, घूमना, उठना, गिरना, तैरना, ये सभी क्या है, ये ऐसी क्रियाएं जो हमेशा रनिंग में हो रही होती हैं। और इसमें कोई भी कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। किसी न किसी काम को कर रहा है, करने वाला व्यक्ति तो है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो इन क्रियाओं के साथ स्थानवाचक क्रिया विशेषण या अधिकरण कारक यानी स्थानवाची शब्द प्रयुक्त होते हैं। जब कभी भी आप देखोगे तो इसमें कोई ना कोई क्रिया विशेषण लगा होगा। स्थानवाचक जगह का बोध कराएगा, स्थान, टाइम, मतलब पानी में पानी का बोध कराएगा, खिलने में आप उसमें देख सकते हो, तो कोई ना कोई क्रिया या स्थान विशेषण का बोध कराएगा।
अगला है पॉइंट कि जिसमें अपूर्ण अकर्मक, अपूर्ण ये तो पूर्ण यानी कोई काम का पूरे रूप से हो जाने का बोध हो रहा है। अब वहीं इसका अपोजिट, जिन क्रियाओं को पूर्ण रूप से अर्थ व्यक्त करने के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले पूरक शब्द का आवश्यक होना या आवश्यक होती है, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। हम देख रहे हैं इसमें कि इसमें ना सबसे पहले ये देखना कि कौन से वर्ड आते हैं, जैसे होना, लगना, रहना, निकलना, ठहरना, बनना आदि। तो ये सभी पहचान कराएंगे कि ये अपूर्ण अकर्मक होने की पहचान है। उदाहरण देखना, रवि बहुत चालाक हैं। अगर मैं यहाँ पर चालाक को हटा देती हूँ तो क्या बन जाएगा, रवि बहुत है। पर अगर बहुत है, क्या बहुत है नहीं पता, नहीं पता ना, तो ये अपूर्णता हो जाएगी, कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन मैं चालाक को लिख दूंगी तो चालाक इसका पूरक बन जाएगा, मतलब चालाक होने से पता चलेगा कि वो क्या है, कैसा है। ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि अकर्मक है, कर्मक तो नहीं है, सेम चीज़ है, लेकिन अपूर्ण होने की बात हो रही है। तो जब कभी भी होना, लगना, रहना, निकलना, ठहरना, बनना ये शब्द दिखाई दे तो वह अपूर्ण अकर्मक क्रिया में आएगा। जैसे यहाँ देखो, शुभम बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। बनना, बनना क्या है, क्रिया है, कैसी क्रिया है, कर्म तो इसमें है नहीं, लेकिन अपूर्ण है, अभी बना नहीं है, बनेगा। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग भी, यानी वाक्य के जो काल है ना, उसके अनुसार भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो यही बात बता रहे हैं कि जो चालाक वर्ड है, डॉक्टर, बेईमान शब्द, ये सभी क्या है, पूरक है। और अगर हम इसको हटा दें तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, हम मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। तो इनको समझने के लिए हम इनको जरूर रखेंगे, है ना। ये तो था अकर्मक, है ना। अब देखते हैं सकर्मक क्या है। सकर्मक क्रिया में कर्म का होना आवश्यक होता है। तो क्रिया के व्यापार का जो फल होता है वो कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है, यानी जिस काम को वो कर रहा है वो किस चीज़ की से उपयोग से कर रहा है, किताब से पढ़ रहा है ना। फल काट रही है माँ, तो किसको काट रही है, फल को काट रही है। कर्ता ने आता है और कर्म को आता है, किसको काट रही है, फल को काट रही है। तो इसलिए फल यहाँ पर कर्म बनेगा। दादी जी ने कहानी सुनाई, क्या सुनाई, कहानी सुनाई। तो कहानी को सुनाने का काम हो रहा है, किसको सुनाई, बच्चों को सुनाई। तो यहाँ पर भी बच्चे और कहानी दोनों कर्म के रूप में हो सकते हैं। तो जब वाक्य में आप ये देखते हो कि कोई भी क्रिया हो रही है, उस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है, तो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो ये दोनों पॉइंट किसके हैं, सकर्मक अकर्मक, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हो जाएंगे, जिसमें पढ़ना, काटना, सुनना, इसके साथ में अगर हम क्या प्रश्न जोड़ेंगे तो तब में वो ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, वही उसी से हम पहचान कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं कि वह वाक्य सकर्मक क्रिया का है। जैसे यहाँ पर देखो, सकर्मक क्रिया को भी दो भेदों में बांटा गया है, सेम वैसे ही जैसे अकर्मक को बताया था, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक क्रिया के भी एक कर्म की और द्विकर्म की, यानी आप वाक्य को देखना, सिर्फ इतना नहीं समझना, आप वाक्य को देखकर सीधे ही पहचान कर लोगे जब वाक्य में एक ही कर्म हो। जैसे हमने अभी बताया ना, यहाँ पर किताब पढ़ रही एक ही कर्म है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ दादी जी ने कहानी सुनाई, तो कहानी एक कर्म है। दादी जी ने कहानी बच्चों को सुनाई तो दो कर्म हो जाएगा, बच्चे भी एक कर्म हो जाएगा और कहानी भी एक कर्म हो जाएगा, दो कर्म हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जिसमें एक कर्म हो, एक ही चीज़ हो, एक ऑब्जेक्ट हो तो एक कर्मक, और जिसमें दो जने हो, दो ऑब्जेक्ट हो तो द्विकर्मक कहलाएगा। जैसे नेहा आइसक्रीम खा रही है, क्या खा रही है, आइसक्रीम खा रही है, एक कर्मक है। ठीक है, दादी जी ने बच्चों को कहानी सुनाई, आ गया ना, बच्चों एक कर्म, कहानी दो कर्म। भैया ने पिताजी को पत्र लिखा, देखो भैया ने पत्र लिखा तो एक कर्मक है, लेकिन पिताजी को दो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक तो बन जाएगा पिताजी, दूसरा बन जाएगा पत्र। तो यहाँ पर ये किस रूप में आएगा, दो द्विकर्मक के रूप में। दूसरा पॉइंट है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ये तो थी पूर्ण सकर्मक क्रिया, जिसके दो पॉइंट। अब बात कर रहे हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया। वे क्रिया है जिसमें कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता। उसमें कर्म तो है लेकिन मीनिंग पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है, अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो उसे पूरा करने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले अन्य शब्द की आवश्यकता होती है। उसको कंप्लीट करने के लिए कोई और वर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो इसीलिए ये अपूर्ण है। जैसे इस वाक्य में आपने देखा, रमा विभा को बेवकूफ़ समझती है। क्या समझती है, बेवकूफ़। वैसे तो बेवकूफ़ क्या है, एक कर्म है, एक कर्म है। अब यहाँ पर जो दूसरा वर्ड है, हमने सुरेखा को अपना मॉनिटर चुना। क्या चुना, मॉनिटर चुना, तो मॉनिटर भी एक कर्मक बन गया। और दूसरा कर्म है, सुरेखा को दो कर्मक है, ये द्विकर्मक वाला वाक्य हो गया। अब ये अपूर्ण कैसे होगा, तो इसका संबंध हम कर्म से लेते हैं। एक तो विभा यहाँ पर कर्म हुई, दूसरा बेवकूफ, ये दो वर्ड उसमें कर्म आ जाएंगे, दो द्विकर्मक के रूप में। विभा इस वाक्य में और इस वाक्य में हो जाएगा सुरेखा, तो ये दो से इसका कर्म संबंध है। तो वाक्य में इन पूरक शब्दों को हम हटा देने से वाक्य पूर्ण अपूर्ण होगा। अगर मैं लिखूँ रमा बेवकूफ़ समझती है, विभा को हटा देती हूँ, पूरक शब्द को हटा देती हूँ, एक कोई रखती हूँ, तो क्या हो जा रहा है, रमा बेवकूफ़ समझती है। ऐसा लग रहा है रमा अपने आप को समझ रही है, तो ये बात कंप्लीट क्लियर नहीं हो रही है, पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो रही है। तो इसीलिए हम इसको अपूर्ण सकर्मक क्रिया में लेंगे। जैसे अगर मैं सुरेखा को हटा देती हूँ तो क्या बन जाएगा वाक्य, हमने अपना मॉनिटर चुन लिया। किसको चुन लिया, ये क्लियर नहीं है, तो अपूर्ण रूप में आ जाएगा। कर्म तो है मॉनिटर, लेकिन ये अपूर्ण रूप में है, किसको बनाया, ये क्लियर नहीं है। आ रहा है समझ में। तो अब हम बात करेंगे जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया के रूप बताए थे, उसमें आपस में कैसे चेंज करेंगे। तो कभी कभी अकर्मक क्रिया का सकर्मक क्रिया में और कभी कभी सकर्मक क्रिया का अकर्मक क्रिया में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पहला उदाहरण देखो, करण पुस्तक पढ़ता है। करण क्या पढ़ता है, पुस्तक। पुस्तक क्या है, कर्म है, तो एक कर्मक क्रिया, यानी इसमें कर्म है तो हम इसका नाम दे देंगे सकर्मक वाक्य या सकर्मक क्रिया। फिर दूसरा देखते हैं, करण इस स्कूल में पढ़ता है। यहाँ पर क्या कोई स्कूल का नाम है, कहाँ पर, मतलब क्या पढ़ता है, ये तो कुछ होगा नहीं, इसीलिए इसमें कोई कर्म नहीं देख रहे हैं, क्या से प्रश्न नहीं बन रहा है, कर्म नहीं देख रहे हैं, तो ये अकर्मक वाक्य बन जाएगा।
बच्चे गेंद खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? गेंद खेल रहे हैं। तो गेंद यहाँ पर क्या प्रश्न बनाने से आंसर निकल रहा है? कर्म निकल रहा है, तो ये सकर्मक है। बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, खेलने का काम पता चल रहा है, बच्चे का कर्ता का बोध हो रहा है, लेकिन कर्म यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसको कह देंगे ये अकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक को अकर्मक में भी बना दिया है। कैसे रूप में? हम कर्म हटाकर उसको अकर्मक में बदल देंगे। क्या? कर्म हटाकर उसको बदल देंगे। तो सजातीय कर्म लगने पर कुछ अकर्मक क्रियाएं सकर्मक का रूप धारण कर लेती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब हम वहाँ पर सजातीय कर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सजातीय कर्म। जैसे मणि तेज चलता है, तेज चलने का काम कौन कर रहा है? मणि कर रहा है। ये अब यहाँ पर देखो कि क्या वर्ड जोड़ने से प्रश्न बनाओ। मणि क्या तेज चलता है? नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, तो ये अकर्मक है। मणि मस्तानी चाल चलता है। अब इस चाल का ढंग बता दिया, तरीका बता दिया, स्थिति बता दी, अवस्था बता दी, कंडीशन बता दी है। तो यहाँ पर प्रश्न करो क्या से? मणि क्या चाल चलता है? मस्तानी चाल, चालाकी की चाल, समझदारी की चाल चलता है। तो ये जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पर पूरक के रूप में दिखाई देगा, यानी सजातीय कर्म के रूप में दिखाई देगा। तो ये क्या हो जाएंगे? ये सकर्मक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उदाहरण एक और देखते हैं। वे लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो लड़ना क्या है? क्रिया है। तो ये कैसी क्रिया है? अकर्मक है, क्योंकि इस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट तो कहीं है ही नहीं। अब इसको देखो, उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। लड़ाइयाँ जो है कर्म के रूप में आ रही है, तो इसलिए सकर्मक बन जाएगा। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अभी तक तो जो हमने पढ़ा वो सभी कर्म के आधार पर था, सकर्मक और अकर्मक। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर, रचना के अनुसार। तो इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। कितने? 3 भेद में। एक है संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया जिसमें हम 2 क्रियाओं को मिलाकर बनाएंगे। 2 क्रिया को, एक से अधिक क्रिया जिसमें होगी ना, वो संयुक्त क्रिया में आ जाएगी। जैसे देखते हैं पहला चित्र। ये कहती है मैं कभी कभी कहानियाँ पढ़ लिया करती हूँ। पढ़ना क्रिया है पहला, लेना क्रिया है दूसरा, करती हूँ ये भी क्रिया है। तो हमने क्या कर दिया? एक से अधिक क्रिया को जोड़ दिया है, तो ये बन गया संयुक्त क्रिया। तूफान बढ़ता चला जा रहा है, तूफान के बढ़ने की बात हो रही है, बढ़ना क्रिया हुआ, चलना क्रिया हुआ, आ रहा है क्रिया हुआ। तो इस प्रकार से एक से अधिक क्रिया जुड़ गई है, तो ये किसमें आएगी? संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी मिलना, जुड़ना, संयुक्त होना। तीसरा चित्र है, इसे अब भीतर आने दिया जा सकता है। मतलब उसको परमिशन से एक वाक्य बना रहे कि इसे अब भीतर आने दिया जा सकता है। आना, देना, जाना, ये सभी क्या है? क्रिया है। तो इसमें कितनी क्रिया है? एक से अधिक क्रिया है। जब एक से अधिक क्रिया है तो संयुक्त क्रिया में आ जाएगी। ठीक है, अब आता है रंजक क्रिया। ये जो संयुक्त क्रिया है इसका भी एक और भेद है, वो है रंजक क्रिया। क्या नाम है? रंजक क्रिया। रंजक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? जो मुख्य क्रिया के अलावा आने वाली क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजक कर देती है, यानी मेन जो वर्ब है, मेन वर्ब को रंजक में बदल देगी। रंजक क्रिया कहलाती है, यानी विशिष्ट छवि देती है, विशिष्ट छाप छोड़ती है। यह क्रिया अपने अर्थ को छोड़ देगी और पहली क्रिया के अर्थ में तरह तरह के रंग भरने का काम करेगी। इस क्रिया की आकस्मिकता और शिष्टता, क्रिया पूर्णता का भाव स्पष्ट होगा। मतलब इस क्रिया की ये क्वालिटी है कि वो अट्रैक्टिव होगी, शीघ्रता इसमें आ जाएगी, क्रिया पूर्ण हो जाएगी, यानी उसमें एक्टिवनेस आ जाएगा। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, बोलते बोलते वह उसे मार बैठा। दोनों क्रिया है, मारना और बैठा। अब यहाँ पर रंजक क्रिया क्यों हुई? क्योंकि देखो, अगर मैं मार नहीं लिखूं और केवल बैठा लिखूं तो क्या बनेगा? बोलते बोलते वह उसे बैठा। क्या कर बैठा ये नहीं पता चला। तो जो काम एक क्रिया से पहले आई है, मतलब इस बैठने का काम का जो अर्थ है, पूरी छाप है, वो मार पर डिपेंड करती है। इसका होना इसके साथ जरूरी है, दोनों का होना एक जोड़ी के साथ जब जरूरी होता है ना, वैसे ही है। तो यहाँ पहले वाक्य में मार बैठे का अर्थ नहीं है कि उसने उसे पहले मारा और फिर बैठा। इसका मीनिंग ये नहीं है। मार बैठे का अर्थ क्या है? कि मार कर चला गया है, मार बैठा। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने पहले मारा फिर बैठा, नहीं, वो मारकर चला गया है, ये अर्थ निकल रहा है। तो इसके अर्थ का इफेक्ट पड़ता है, इसकी अर्थ की स्पष्ट छाप छोड़ी जाती है, इसलिए रंजक क्रिया में आएगा। ठीक है, तो क्रिया के रूप से क्रिया की आकस्मिकता का पता चलता है कि क्रिया किस समय घटित हो रही है, इस बात का बोध होता है। तो उसने बात करते करते अचानक मारा। ठीक है, बोलते बोलते मतलब बात करते करते उसने अचानक मार दी। तो ये भाव अर्थ थोड़ा सा चेंज होगा, जो बात बोली जा रही है उसके अर्थ से हम रंजक का अर्थ निकालेंगे। तो ये मुख्य 8 रंजक क्रिया होती है। आना, जाना, उठना, बैठना, लेना, देना, पढ़ना, डालना। ये कितनी है? 8 रंजक क्रिया। इनको हम साथ में कोई मेन क्रिया के साथ में रंजक क्रिया को जोड़ेंगे। ठीक है, अब आता है समस्त क्रिया। 2 धातुओं के योग से बनी ये क्रिया होती है, यानी 2 क्रिया को जोड़ोगे तो ये समस्त क्रिया बन जाएगी। जैसे माता जी से चला फिरा नहीं जाता, चला फिरा, लिख पढ़, तो ये जोड़ीदार के रूप में होती है समस्त क्रिया। 2 काम एक साथ हो रहा है, मतलब हम एक टोन में बोलते हैं ना, वैसे वाली बात। तो इसमें योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। ठीक है, दोनों क्रियाएं जैसे चलना फिरना, लिखना पढ़ना, तो इसका बोध होता है कि ये समस्त क्रियाएं साथ साथ में हो रही है, लिख भी रहे, पढ़ भी रहे, दोनों काम हो रहे हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, ये थी कौन सी? रंजक क्रिया, मतलब ये थी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में रंजक और दूसरा पॉइंट है समस्त क्रिया। अब बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें हम किसी से कोई काम करवाते हैं। जैसे इस क्रिया से यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं वो काम न करके दूसरों से वो काम करने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे माँ
बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को बोतल के द्वारा दूध पिलाती है। जैसे अध्यापिका छात्र को पढ़ाती है, गुरुजी बच्चों को संगीत सिखाते हैं। तो यहाँ पर माँ, अध्यापिका और जो गुरुजी आए हैं वो यहाँ पर बच्चे, छात्रों, बच्चों इनको पिलाने, पढ़ने और संगीत सिखाने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो ये क्या है? प्रेरणा दे रहे हैं, किसी को उस काम को करने के लिए मोटिव किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। जैसे कोई भी काम हम आपसे करवा रहे हैं तो हम आपको प्रेरित कर रहे हैं, ये एक तरह की प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। तो इसके भी दो प्रकार हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें हम क्या देखेंगे कि जब कर्ता स्वयं उस काम को करेगा, काम करने के लिए सहमत हो, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे पिताजी ने बेटे को दवा दिलाई, पिताजी ने बेटे को दवा दिलाई, दवाई दिलाने का कार्य पिताजी ने किया, किसको किया? बेटे को किया। तो वो सिंगल पर्सन होकर अपने काम को स्वयं कर रहा है। मिंटू बिल्ली को दूध पिलाता है, पिलाने का काम वो स्वयं कर रहा है, दूध पिलाने का काम, ठीक है। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। द्वितीय प्रेरणार्थक जब कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी और से, अन्य व्यक्ति से वो काम करवाएगा तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक में आएगा। जैसे माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है, वो काम माँ का है, लेकिन ये काम अगर खुद न करके किसी और से करवाएगी तो वो उससे करवाया गया कार्य यानी द्वितीय प्रेरणार्थक में आ जाएगा। जैसे डॉक्टर नर्स से रोगी को दवा दिलवाता है, डॉक्टर ने लिस्ट में लिखा और चिट के अनुसार नर्स से दवाई दिलवाने का कार्य किया, खुद न करके किसी और से करवाया, तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो कि कुछ प्रेरणार्थक क्रिया ये जो टेबल में दिख रही है ऐसे भी हो सकती है। क्रिया का सामान्य रूप जैसे हमने आपको बताया था, धातु के रूप में, रूढ़ रूप में, मूल रूप में, पढ़ना, ना जोड़कर, ना प्रत्यय जोड़कर, है ना। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, सीखना, पीना, भागना, जोड़ना। अब प्रथम प्रेरणात्मक यानी सिंगल पर्सन, एक पर्सन अगर इस काम को करेगा तो पढ़ाना करेगा, लिखाना करेगा, आना जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक बन जाएगा। और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना जोड़ देंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम आना जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? आना, तो वो एक पर्सन करेगा, और वाना जोड़ेंगे तो वो किसी दूसरे पर्सन से वो काम करवा रहा है। तो खुद काम कर रहा है तो क्या बनेगा? आना प्रत्यय जोड़कर। जैसे पढ़ प्लस आना, पढ़ाना। पढ़ना तो खुद होगा, जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ना का कार्य कर रही हूँ। या मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम किताब पढ़ो, पढ़ने का काम करना, तुमने किताब पढ़ी, ऐसे करके। और अगर मैं अकेले इस काम को कर रही हूँ या आप कर रहे हो तो लिखाना हो जाएगा, पढ़ाना हो जाएगा। और अगर मैं किसी और से मेरा काम करवा रही हूँ तो वाना जोड़ देंगे, पढ़वाना। मैंने ये पाठ किसी और से पढ़वाया, है ना, तो किसी अन्य से वो काम करवाना में वाना प्रत्यय जुड़ जाएगा, और वो स्वयं करने वाला होगा तो आना जुड़ जाएगा। और मूल रूप में यानी सामान्य रूप में वो क्रिया ना प्रत्यय से जुड़ेगी। लास्ट आता है पूर्वकालिक क्रिया, यानी ये तीसरा भेद है जिसके अंदर क्रिया से पहले ही वो काम हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है, इसमें बस ये ध्यान देना कि जो भी क्रिया आएगी उससे पहले एक और काम हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने आज दूध पिया और दूध पीने के बाद में मैं सो गया, ठीक है। दूध पीने के बाद में मैं सो गया, तो पहला काम दूध पीना फिर सोना, दो काम हुए थे, लेकिन सोने से पहले क्या काम किया? दूध पीने का काम किया। तो जिस मूल क्रिया से पहले जो मैंने काम किया, यानी पूर्व मतलब पहले जो काम किया, ठीक है, पहले जो कार्य किया वही पूर्वकालिक क्रिया है। इसमें हमेशा ध्यान रखना कि क्या जुड़ेगा? कर जुड़ेगा, कर लग जाएगा। जैसे खा कर सो गया, तो खा पहली क्रिया, उसमें कर जुड़ गया, खाकर बन गया, और दूसरी क्रिया है सोने का, सो गया। तो दूसरी जो लास्ट वाली क्रिया है उससे पहले काम हुआ है खाने का। जैसे स्कूल का काम खत्म करके वह टीवी देखने लगी, तो वह लड़की टीवी देखने का काम कर रही थी, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया? उसने अपने स्कूल का काम खत्म किया। तो कर को हम के भी लिख सकते, करके। तो खत्म करना पहली क्रिया है, खत्म करना पहली क्रिया हो गई। खत्म करके फिर उसने टीवी देखने का कार्य किया, तो टीवी देखने से पहले वाली क्रिया खत्म करने वाली हो गई। जैसे बच्चे डर गए सांप को देखकर, है ना, तो सांप को देखा पहले फिर डरे ना, तो देखने की क्रिया पहले हुई, तो जो पहले हुई वह पूर्वकालिक हो जाएगा और उसके साथ में कर जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि क्रिया क्या होती है? किसी भी घटना, स्थिति, अवस्था, कंडीशन, अस्तित्व का बोध कराती है, वही क्रिया है। और धातु क्रिया का मूल रूप, ओरिजिनल रूप ही धातु है, जिसमें हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो सामान्य रूप बन जाएगा, और उसमें उसकी स्वाभाविक क्रियाएं के अंतर्गत भी होगा। जैसे वाना, आना ये जोड़ देंगे तो वो व्युत्पन्न रूप हो जाएगा। और मूल क्रियाएं जो होती है सकर्मक और अकर्मक भी होती है। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया भी एक कर्मक भी होती है और द्विकर्मक भी होती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से भी हम जो धातु बनाते हैं वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। और मुख्य क्रिया को विशिष्टता प्रदान करने के लिए रंजक क्रिया का नाम लिया जाता है, यानी उस मुख्य क्रिया की विशेष बात का बोध कराने के लिए जो हेल्पिंग पॉइंट होगा वही रंजक क्रिया कहलाएगी। दो धातुओं को जोड़कर जो क्रिया बनेगी, दो अलग अलग क्रिया को जोड़कर जो क्रिया बनेगी, मुख्य रूप से दोनों का अर्थ देने वाली क्रिया, वही समस्त क्रिया कहलाएगी। ओवरऑल मिलाकर वो समस्त क्रिया कहलाएगी। किसी ध्वनि का अनुकरण कराएंगी, आवाज़ का एहसास करवाएगी, तो वह अनुकरणात्मक कहलाएगी। काल यानी टाइम, वृत्ति, पक्ष की सूचना दे रही है तो वो संयोजी क्रिया कहलाएगी। है, हूँ, हाँ, था, थे, थी, ये सभी क्रिया सहायक है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया कहलाएगी। जैसे इज़ारे में लगाते ना, वैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया किसी भी मूल क्रिया से पहले ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, वही पूर्वकालिक क्रिया है। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम नए अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।